नमस्कार सभी को। टाइम की कमी के कारण अगर मेंस एग्ज़ाम में हमसे जितने भी सवाल छूटेंगे उतने ही रेशियो में सिलेक्शन का चांस जो है वो कम होते जाता है। और इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, करेक्ट करने के लिए आपको अटेम्प्ट की पहले से ही मेंस पेपर की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके पास कि आप उस पेपर को कैसे अटेम्प्ट करेंगे और टाइम जो है वो कैसे अलॉट करेंगे हर क्वेश्चन को, हर पार्ट को। तो इसी टॉपिक पे जो है आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन वाइज हम लोग देखते हैं कि टाइम मैनेजमेंट हमको कैसे करना है पर क्वेश्चन वाइज। आप पूरे 3 घंटे की पेपर को तभी आप मैनेज कर पाएंगे जब आप पर क्वेश्चन पे आप जो है टाइम को मैनेज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा पूरा पेपर मैनेज हो जाएगा। ये बेसिकली इस टाइम अलॉटमेंट का मेन जो है वो रीज़न है। तो देखिए, काफ़ी क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने के बाद में मुझे ये समझ आया कि हमको जो प्रैक्टिस करनी चाहिए वो इस तरीके से करनी चाहिए कि 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो आपका 1.5 मिनट में आपको उसको लिख लेना चाहिए। 4 मार्क्स के क्वेश्चन को हम 3 मिनट में लिखने का प्रैक्टिस करेंगे। 8 मार्क्स के क्वेश्चन को 7 मिनट में। 10 मार्क्स के क्वेश्चन को 10 मिनट में। और 15 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो 12 मिनट में लिखने का जो है हमको प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर इस टाइम रेशियो में आप जो है सवाल को लिख ले रहे हैं, मतलब ये है कि आपका पेपर में टाइम के कारण कोई भी क्वेश्चन जो है वो नहीं छूटने वाला है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको ध्यान में रखनी है कि अगर किसी कारणवश आपको किसी प्रश्न में ज़्यादा टाइम लगता है तो वो आपको इन प्रश्न में अगर आपने 1 से 2 मिनट एक्स्ट्रा दे दिया तो वो चल जाएगा। लेकिन इन प्रश्नों में 1 से 2 मिनट आप ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। यानी कि 2 नंबर और 4 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको टाइम को और ज़्यादा बेटर तरीके से जो है वो यूज़ करना है। और 10-15 नंबर के क्वेश्चन, क्योंकि ये ज़्यादा मार्क्स के होते हैं, तो यहाँ पे अगर आप 1-2 मिनट एक्स्ट्रा दे देते हैं तो ये एक बार माफ़ है, इस तरफ बिल्कुल भी नहीं। तो ये एक ओवरऑल क्वेश्चन के लिए आपको टाइम को अलॉट करना है और इसी में उसको लिखने का प्रैक्टिस करना है और एग्ज़ाम हॉल में भी वही करना है। सेकंड जो हमको डाउट रहता है वो डाउट रहता है कि जो क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे उसका ऑर्डर क्या रखें हम पेपर में। आपको पता है कि एग्ज़ाम में हमारे पास में 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर और पार्ट 2 में 10 नंबर, पार्ट 1 और 2 में 15 नंबर के सवाल होते हैं। तो इसको अटेम्प्ट करने के लिए जो ऑर्डर मुझे सही लगा और जो मैंने यूज़ किया वो है कि पहले आप 4 नंबर के सवाल आपको सॉल्व करना चाहिए, फिर 8 नंबर, फिर 10 और 15 नंबर, और फिर लास्ट में 2 नंबर वाले सवाल को। अब इसके पीछे का, इस ऑर्डर के पीछे का मैं लॉजिक समझा देता हूँ कि क्यों ऐसा है। तो देखिए, सबसे पहले क्योंकि हम शुरुआत करते हैं पेपर का तो हमारे ध्यान में ये रहता है कि बहुत बार आप सोचेंगे कि बड़े क्वेश्चन को क्या हमको पहले बना लेना चाहिए। तो पहले मैं बड़ा क्वेश्चन या 8 नंबर या 10-15 वाले को पहले क्यों नहीं रखने की सलाह दूंगा, क्योंकि अगर हम पहला जो शुरुआत हम जब पेपर लिखने का करते हैं तो हमारी जो राइटिंग स्पीड होती है वो स्लो होती है और जो थॉट प्रोसेस भी होता है वो थोड़ा स्लो होता है। तो उस टाइम में अगर हम इसको अटेम्प्ट करने के लिए जाएंगे तो हम टाइम भी ज़्यादा लेंगे। और दूसरी बात यह है क्योंकि हम फ्लो में नहीं आ पाए हैं तो एक मुझे जो मेरी जो समझ बनी कि थॉट प्रोसेस आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और क्योंकि हम बहुत अच्छा आंसर लिखने का कोशिश करते रहेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि हम एक्स्ट्रा समय दे जाएंगे। दूसरे साइड 2 नंबर वाले सवाल से इसलिए स्टार्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि 2 नंबर वाला सवाल ऐसा पार्ट है जहां पर आपके पास में नॉलेज ज़्यादा रहेगी और जो क्वेश्चन है वहां पर लिखना काफ़ी कम रहेगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर आपसे क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि महानदी की आप सहायक नदियां लिखिए, तो आपको अगर 4 सहायक नदी लिखेंगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि आप 10 से 12 नदियां जान रहे हैं तो आप वहां पे ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का कोशिश करेंगे। और ओवर राइटिंग के कारण क्या होगा, आप इसको 1.5 मिनट ना देके 2.5 मिनट देंगे और ऐसे करते करते 2 नंबर वाले सवाल में ही हम ज़्यादा लिख देंगे। तो इससे बचने का एक ही, क्योंकि शुरुआत में हमारे पास ज़्यादा टाइम रहेगा और टाइम का प्रेशर नहीं होने के कारण हम 2 नंबर में ज़्यादा राइटिंग करेंगे। इससे बचने के लिए मैंने क्या किया कि 4 नंबर वाले सवाल से स्टार्ट करना मुझे जो है वो सही लगता था, तो मैंने इसको पहले जो है मैं लिखता था कि 4 नंबर में हमारा हाथ भी जो है वो फ्लो में आ जाएगा, फिर 8वां और 10-15 नंबर वाले को हम अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और फिर लास्ट में क्योंकि यहाँ पर टाइम जो है
वो अलॉट किया गया रहा होगा, और इसके बाद निश्चित तौर पे लास्ट में कम समय बने बचेगा उस पार्ट के लिए। तो उस पार्ट में जो 2 नंबर वाले सवाल रहेंगे उसमें आप टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, क्योंकि टाइम आपके पास लिमिटेड रहेगा, और उस टाइम पे आप बहुत तेजी से इसको सॉल्व करेंगे और एक्स्ट्रा लिखने का कोशिश नहीं करेंगे, या वो मिस्टेक नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने 1 घंटा डिसाइड किया है इस पार्ट को अटेम्प्ट करने के लिए, और अगर इसको अटेम्प्ट करने में आपको 50 मिनट लग जाता है, तो लास्ट में 10 मिनट ही बचेगा, और उस 10 मिनट में आप 2 नंबर वाले सवाल में ओवर राइटिंग नहीं करोगे और तेजी से उसको कंप्लीट करोगे। तो ये इंश्योर करेगा कि 2 नंबर में हम चाहे जाने या अनजाने में हम ज़्यादा नहीं लिखते हैं, और मुझे ये ऑर्डर जो है वो सबसे परफेक्ट लगा। आप इसमें परफेक्ट प्रैक्टिस करके देखिए, शायद आपको भी जो है ये सही जचे। अब आ जाते हैं कि पेपर अटेम्प्ट करने की हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पेपर 3, 5, 6 और 7 की। 4 की, जो पेपर 4 की बात है वो इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग करेंगे। तो देखिए, जो जीएस पेपर के में हमको जो ऑर्डर फॉलो करना है वो करना है, पार्ट 1 स्ट्रेट ही जाएंगे, पार्ट 1 करेंगे, फिर इसके बाद पार्ट 2 करेंगे, और फिर इसके बाद पार्ट 3 करेंगे। कुछ भी यहाँ पे यूनिक ट्राई नहीं करना है। इसमें हमको कोशिश ये करना है कि पार्ट 1 हमको 1 घंटे में किसी भी हाल में सॉल्व कर लेना है, लिख लेना है। फिर जब हम पार्ट 2 में आएंगे तो इसमें हम 45 मिनट्स का टारगेट रखेंगे, और पार्ट 3 में हम 1 घंटे का जो है वो टारगेट रखेंगे कि इतने में हमको कंप्लीट कर लेना है। अभी पिछले वाले स्लाइड में जो हमने क्वेश्चन को टाइम अलॉटमेंट किया था, अगर आप उसके अंदर या उतने समय में अगर आप पर आंसर लिखते हैं जैसे अलॉटमेंट किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली आप पाएंगे कि इतने में जो है आपका पेपर वो खत्म होते जा रहा है, हर एक पार्ट। आप एक बार कैलकुलेट करके भी उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि पार्ट 1 में थोड़ा वो बड़ा होता है, तो अगर 1 घंटे के बदले ये 5 मिनट एक्स्ट्रा भी चले जाता है, तो वहाँ तक भी पैनिक वाला सिचुएशन नहीं है, आपका पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि 1 घंटे 5 मिनट तक भी अगर आप पहला पार्ट कंप्लीट करते हैं तो दिक्कत नहीं है। अगर उससे ज़्यादा टाइम लगा है तो आप ये मान के चलिए कि पेपर जो है वो छूटने वाला है, कोई ना कोई क्वेश्चन छूट जाएगा। इसीलिए जस्ट नेक्स्ट पार्ट में आपको अपनी स्पीड बढ़ा लेनी चाहिए, और वहाँ पे उसको जो है वो कवर करने का आपको कोशिश करना चाहिए। ठीक वैसे ही पार्ट 3 में भी आपके पास एक बफर टाइम है 5 मिनट का, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये पूरा बफर टाइम भी यूज़ करते हुए इस पेपर को सॉल्व करेंगे, तो भी आखिरी में आपके पास में 5 मिनट जो है वो बचा रहेगा। और लास्ट में पेपर में 5 मिनट भी इनफ होता है कि पीछे जाके अगर हमें कुछ पार्ट में कुछ वैल्यू एडिशन करना है, कुछ 1-2 लाइन जोड़नी है, तो आपके पास 5 मिनट काफ़ी रहता है लास्ट में, जहाँ पर आप 2-3 लाइन, एक एक लाइन जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन में आप जो है जोड़ते जा सकते हैं, क्योंकि 2-2 वर्ड भी काफ़ी होता है कई बार जोड़ते समय। तो ये स्ट्रेटजी जो है आपको फॉलो करनी चाहिए पार्ट वाइज जब आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो जब आप अभी प्रैक्टिस करेंगे, आप इसको जो है वो इंश्योर करेंगे कि इतने में आपका पेपर जो है वो ख़त्म हो। अब आ जाते हैं हम लोग पेपर 4 के स्ट्रेटजी में, कि पेपर 4 में हमको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं ऑर्डर को थोड़ा सा बदल लेता था इसको अटेम्प्ट करते समय, क्योंकि यहाँ पर जो पेपर 4 में पार्ट 2 है ये मैथ्स का पार्ट है, और इस कारण जो है यहाँ पे ऑर्डर जो है वो चेंज होता है। क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 3 ये दोनों जगह ही हमको थ्योरी लिखना होता है। तो थ्योरी से आप जब मैथ्स में स्विच करते हैं तो वो बीच में स्विच करना ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि मैथ्स के लिए एक अलग टाइप का माइंडसेट रहता है, और थ्योरी लिखते समय अलग रहता है। तो मैं ये करता था कि पहले पार्ट 1 ख़त्म कर लो 1 घंटे के अंदर में, और फिर इसके बाद सीधा पार्ट 3 में जंप करके पार्ट 3 को हमको 1 घंटे में ख़त्म कर लेना है। और फिर इसके बाद लास्ट में ये इंश्योर कर लेंगे कि 1 घंटा हमारे पास बचा हो, और इसमें हमारे पास बफर टाइम भी नहीं होता है, इसीलिए पेपर 4 जो है वो उसकी प्रैक्टिस और ज़्यादा लगती है, क्योंकि ये बहुत लेंदी पेपर होता है। क्योंकि मैथ्स में आप ये मान के चलो, वैसे तो अगर मान लो कंफर्टेबली बन रहा है सवाल, तो 45 मिनट में भी आपके पूरे सवाल जो है वो सॉल्व हो जाएंगे यहाँ पे। लेकिन अगर किसी कारण से कोई क्वेश्चन में फंस गए, तो यहाँ पे हमको कुछ एक्स्ट्रा टाइम लगेगा उस क्वेश्चन को बनाने के लिए। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मैथ्स में जो मेन क्वेश्चन नहीं बनते हैं कभी कभी, वो टाइम के प्रेशर के कारण नहीं बनते हैं। कई बार क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं, लेकिन अगर टाइम का प्रेशर होता है तो सरल सवाल भी नहीं बनता है। इसीलिए मैथ्स को जो है वो 1 घंटे का टाइम हमको बचा के चलना चाहिए। अगर मान लेते हैं जल्दी पेपर बन गया 45 मिनट में, तो वापस जाके हमारे पास वैल्यू एडिशन करने का टाइम रहेगा। तो इसके लिए एक बफर टाइम लेके हमारे हमको मैथ्स वाले पोर्शन में चलना चाहिए पेपर 4 में। यही कारण है कि आपको पेपर 4 का पार्ट 1 और पार्ट 3 बहुत तेजी से जो है वो लिखना पड़ेगा, और कुछ चीज़ों को वापस आके जो है 1-2 पॉइंट डील करने के हिसाब से आपको सोचते हुए पेपर को सॉल्व करना चाहिए। तो पेपर 4 के लिए ये स्ट्रेटजी रहेगी। रही बात यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का क्या ऑर्डर रखा जाए,
तो यहाँ पे हम जो पहले वाला ऑर्डर देख रहे थे कि 2 नंबर वाले को लास्ट में कर रहे थे और 4, 8 और 10 को 15 को डील कर रहे थे, वैसा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पेपर 4 में अगर आपको आइडिया होगा तो आपको ये पता होगा कि पार्ट 1 और पार्ट 3 में जो क्वेश्चन आते हैं वो सीक्वेंस में नहीं आते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि पूरे 2 वाले आएंगे उसके बाद 4 और उसके बाद 8 वाले आएंगे। यहाँ पर जो है वो क्योंकि जो टॉपिक वाइज यहाँ पे डिवाइड होता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तो उस ऑर्डर में आता है। और इस कारण हम जो है 2, 4, 8 में नहीं जा सकते। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप इसको जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस में ही आप इसको अटेम्प्ट करते जाइए, जैसे क्वेश्चन अरेंज किया हुआ है उसी ऑर्डर में आप बनाते जाइए। अगला जो है मेन इंपॉर्टेंट बात है वो है कि आपको रुकना नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ऐसा सिचुएशन बनेगा आपके साथ में कि कोई एक क्वेश्चन, मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपने बनाया, वो आपसे बन गया। आप जैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 पे आए वो आपसे नहीं बना, या फिर आपको उसके बारे में कम नॉलेज है या कठिन दिख रहा है। तो उस स्थिति में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 को आपको बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप फंस रहे हैं तो आपको यहाँ पे जितनी भी लाइन याद आ रही है, एक दो पॉइंट भी याद आ रहा है, आप उसको लिख लीजिए। और लिखने के बाद में आप वहाँ पे रुकिए मत, बैठ के सोचिए मत, आप सीधा जंप कर जाइए तीसरे सवाल में। और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन बाई क्वेश्चन आपको जंप करते हुए या फिर चलते हुए जाना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन में रुक के सोचना नहीं है। जब आप अटेम्प्ट कर लेंगे साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, और आखिरी में अगर क्वेश्चन छूट रहा है मान लीजिए, तो निश्चित तौर पे क्योंकि हमने हर क्वेश्चन को टाइम अलॉट किया हुआ है, तो आखिरी में आपके पास में कुछ टाइम एक्स्ट्रा बच जाएगा। जो क्वेश्चन आपने पीछे नहीं लिखा है उसका, उस टाइम पे आप वापस आके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको फॉलो करना है कि आपको रुकना बिल्कुल भी नहीं है। कंटिन्यू आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। और लास्ट तक के जो है आपका लिखने का स्पीड जो है वो मेंटेन रहना चाहिए, तब आप पेपर को कंप्लीट कर पाएंगे, वरना कुछ ना कुछ सवाल छूट जाएगा। तो कुल मिला के ये टाइम स्लॉट में आप क्वेश्चन तभी लिख पाएंगे जब आप लगातार इसकी प्रैक्टिस करेंगे अगले 3 महीने तक के। तो जब आप लगातार इसको इस टाइम पे लिखने का प्रैक्टिस करेंगे हर एक क्वेश्चन के हिसाब से, आप देखिए, आप टाइमर सेट कीजिए। अगर 2 वाला आप इतने देर में कर ले रहे हैं, 15 वाला आप इतने देर में कर ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप एग्जाम हॉल में भी जब आप मॉक लिखेंगे उस टाइम पे भी, और एग्जाम हॉल में भी आप उस पेपर को ओवरऑल कंप्लीट कर लेंगे। बस हर टाइम आपको जो है वो ध्यान रखना है कि आप अपने दिए हुए या फिर अलॉटेड या स्ट्रेटजी के हिसाब से जो आपने टाइम अलॉट किया है, आप उससे कहीं पीछे तो नहीं चल रहे हैं। अगर आप पीछे चल रहे हैं तो घड़ी में देखते ही जैसे समझ आया कि आप टाइम से पीछे हैं, आप अपनी लिखने की स्पीड बढ़ा देंगे। और वहां पर से जो है आप उसको कैसे भी कवर अप करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन छूटा टाइम के कारण, मतलब है कि आप पीछे हो जाएंगे उस पर्टिकुलर पेपर में और सिलेक्शन से भी। तो मैं इसी स्लाइड के साथ जो है आपको छोड़े जाता हूँ, आप इसको देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं फिर किसी दूसरे टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।